नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती को लेकर इस समय देश के कई हिस्सों में हिंसा हो रही है। प्रदर्शन, तोड़फोड़, ट्रेनों में आग लगाना, बसों में आग लगाना, गाड़ियों में तोड़फोड़, नेताओं के घरों पर हमला, ये किसी भी सभ्य समाज का परिचायक नहीं है। लोकतंत्र में आपको विरोध का पूरा अधिकार है। आपके पास विरोध के बहुत सारे साधन हैं, लेकिन हिंसा उनमें से एक नहीं है। तो जो लोग हिंसा कर रहे हैं वो दरअसल तो मेरी नज़र में, क्या आप सबकी नज़र में होना चाहिए कि वो सेना जैसी डिसिप्लिन्ड फोर्स में जाने के योग्य ही नहीं है। और जो लोग हिंसा करते हुए दिख रहे हैं उनमें से ज़्यादातर वो लोग हैं जो सेना में भर्ती की उम्र पार कर चुके हैं, तो उनको तो भर्ती होना भी नहीं। और उनमें से कुछ जो उस उम्र से कम के हैं उनमें वो योग्यता नहीं है कि वो सेना में भर्ती के लायक हों। तो ये कुल मामला प्रायोजित है, भड़काया जा रहा है कुछ बड़ी संख्या में युवकों को ये विरोध करने के लिए। जो विरोध कर रहे हैं उनको पता नहीं है कि ये योजना क्या है, किस तरह से, किसके लिए फ़ायदेमंद है। ये योजना भारतीय सेना के लिए एक तरह की ट्रांसफॉर्मेटिव योजना है, और ये केवल सेना के लिए नहीं, देश की सुरक्षा के लिए नहीं, ये समाज को भी बदलने की बहुत बड़ी योजना है। और इस योजना को फिर कह रहा हूँ मैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा दूरदर्शी व्यक्ति ही सोच सकता है, जो आज की 2 साल, 4 साल, 5 साल की नहीं, आज से 15, 20 साल, 25 साल, 40 साल आगे की सोच रहा है। क्यों मैं ये कह रहा हूँ, ये आगे आपको बताता हूँ। जो अग्निपथ और अग्निवीर योजना है उसके बारे में जानते हैं, फिर भी संक्षेप में बता देता हूँ। 6 महीने की ट्रेनिंग और 4 साल की नौकरी होगी। 4 साल के बाद जब वो निकलेंगे, और 4 साल में आपको केवल हथियारों की ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी, वो केवल 9 महीने की होती है। उसके अलावा ट्रेनिंग दी जाएगी, स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी, और इस दौरान आपके रहने, खाने, इलाज, इन सब का खर्चा सरकार उठाएगी और इसके साथ साथ वेतन भी देगी। और जब आप 4 साल बाद निकलेंगे सेना से, तो आपके हाथ में 11, साढ़े 11, 12 लाख रुपए होंगे। उसके अलावा आपने अपने वेतन से जितना बचाया होगा, 5, 10, 8, 10 लाख जितना भी, तो 15 से 20 लाख रुपया होगा एक 21 से 25 साल के बीच के युवक के। ये उम्र सीमा क्यों बता रहा हूँ? इसमें भर्ती 17.5 साल से 21 साल तक के युवकों की हो सकती है। मान लीजिए जो 17.5 साल में आया उसकी उम्र 21.5 साल होगी, और जो 21 साल की उम्र में भर्ती हुआ उसकी 25 साल की होगी। तो ये उम्र सीमा होगी। मुझे आप अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए कि देश में कितने नौजवान हैं 17 से 25 की उम्र के बीच में जो 4 साल में 15 लाख रुपए कमा सकते हैं। ये पैसा माँ बाप का नहीं होगा, किसी गलत काम से नहीं आएगा, ये अपनी मेहनत से अर्जित किया हुआ पैसा होगा। एक बात। दूसरी बात, इनको जब निकलेंगे तो 12वीं पास का सर्टिफिकेट मिलेगा जो सभी शिक्षण संस्थाओं में मान्य होगा। अगर वो आगे पढ़ना चाहें, हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, तो उनको यूजीसी ने अभी घोषित कर दिया है कि 50% क्रेडिट मिलेगा, उनको प्राथमिकता मिलेगी जिस कोर्स में भी जाना चाहें, जो भी कोर्स करना चाहें, अगर हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं। अगर आप हायर एजुकेशन में नहीं जाना चाहते तो आप एक स्किल्ड मैन पावर का हिस्सा हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि अगर आपके साथ एक 22-23 साल का व्यक्ति है जो इंटर पास है या बीए पास है, या कहता हूँ एमए पास भी है, वो नौकरी के लिए अप्लाई करता है और ये अग्निवीर अप्लाई करता है, किसके चुने जाने की ज़्यादा संभावना है? किसकी एम्प्लॉयबिलिटी की संभावना ज़्यादा है? इस पर सोचिए। आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको कंसेशनल ब्याज दर पर कर्ज मिलेगा, और अगर आप नौकरी ही करना चाहते हैं तो अभी से गृह मंत्रालय ने घोषित कर दिया है कि सेंट्रल जो आर्म फोर्सेस हैं उसमें प्राथमिकता मिलेगी आपको। कई राज्यों ने, उत्तर प्रदेश ने, उत्तराखंड ने, मध्य प्रदेश ने सहित कई राज्य, कर्नाटक ने घोषित कर दिया है कि पुलिस की भर्ती में इनको प्राथमिकता दी जाएगी। तो आपके पास इतना कुछ होगा, और ये योजना कंपलसरी नहीं है, ये स्वैच्छिक है। आप जाना चाहें तो जाइए,
नहीं जाना चाहें तो आप चौराहे पे खड़े होकर सीटी बजा सकते हैं, या माँ बाप पर दबाव डाल सकते हैं कि मोटरसाइकिल खरीदो, फिर पेट्रोल का पैसा दो, आवारागर्दी करें। इसके अलावा और क्या करेंगे? या फिर अपराध के क्षेत्र में चले जाएं। 17 से 17.5 से 22, 23, 24, 25 साल के युवक क्या कर रहे हैं अपने समाज में, अपने मोहल्ले में, अपने पड़ोस में, ज़रा नज़र डाल लीजिए। और अगर आपको आगे जाना है, आपको IAS, PCS या दूसरी सेवाओं में जाना है, इंजीनियर, डॉक्टर बनना है, तो उसके लिए आपके लिए रास्ता खुला हुआ है। उसके अलावा जो लोग सचमुच सेना में जाने के योग्य होंगे वो इन 50,000 में से 12,500 चुने जाएंगे। साल में 2 बार होगा, 25,000 लोग चुने जाएंगे जो सेना में होंगे, और जितना उनकी अवधि होती है सेवा की वो 15 साल 20 साल जो भी होगी वो पूरी करेंगे। उनको वेतन भत्ता सब कुछ उसी तरह से, पेंशन उसी तरह से मिलेगी जैसे सेना के बाकी लोगों को मिलती है। तो सेना कोई एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम नहीं है कि हम आएंगे, वेतन लेंगे और पेंशन लेकर निकलेंगे। इसके लिए सेना नहीं है, इसके लिए समाज के बहुत सारे क्षेत्र हैं, वहाँ आप कोशिश कीजिए। अब मैं इससे पहले कि इसके बारे में कुछ और बताऊं, दुनिया के बाकी देशों में क्या होता है वो आपको बता देता हूँ। 4 देशों का उदाहरण देता हूँ। सबसे बड़ा, सबसे अमीर, सबसे बड़ा, सबसे टेक्नोलॉजी की दृष्टि से सबसे जो है उन्नत देश, सबसे ताकतवर देश अमेरिका। वहाँ भर्ती कैसे होती है? वहाँ भर्ती होती है, वहाँ भी वॉलंटरी है, वहाँ कंपलसरी नहीं। वहाँ भी 4 साल के लिए भर्ती होती है, और 4 साल के लिए आपको कहा जाता है कि आप रिजर्व में रहेंगे। अगर देश को ज़रूरत पड़ी तो आपको ज्वाइन करना होगा। तो आपको उसके लिए कोई पैसा नहीं मिलता है। इस दौरान जब आप रिलीव कर दिए गए 4 साल बाद, तो आपको कोई पेंशन नहीं मिलती है। भारत की ही तरह से एक लमसम अमाउंट मिलता है, और आपको उसी तरह से व्यापार करना चाहें तो उसके लिए जो है सस्ता कर्ज मिलता है। बाकी जगह नौकरी करना चाहें तो वहाँ प्राथमिकता मिलती है। यही नियम है। चीन दूसरा सबसे शक्तिशाली देश, डिक्टेटरशिप। वहाँ सेना में भर्ती अनिवार्य है, उनके पास आबादी भी इतनी है। चीन में जो लोग भर्ती किए जाते हैं उनकी 40 दिन की ट्रेनिंग होती है, सिर्फ 40 दिन की। यहाँ 6 महीने की ट्रेनिंग हो रही है, और उन्हें 2 साल काम करना पड़ता है, सिर्फ 2 साल, 4 साल भी नहीं। जो अमेरिका और भारत में होने जा रहा है, अमेरिका में हो रहा है, भारत में होने जा रहा है 4 साल, वहाँ सिर्फ 2 साल। और चीन में वही सुविधाएं हैं जो भारत में देने की बात हो रही है, जो अमेरिका में दी जा रही है। उसके साथ साथ वहाँ एक और छूट मिलती है कि जो कंपनियाँ उनको नौकरी देती हैं उनको टैक्स में छूट मिलती है। अब फ्रांस पर आ जाइए, बड़ी डेमोक्रेसी है, यूरोप के बड़े देशों में है, प्रभावशाली देशों में है। वहाँ ठेके पर भर्ती होती है, कॉन्ट्रैक्ट पर होती है, और ये भर्ती सिर्फ 1 साल के लिए भी हो सकती है, लेकिन एक्सटेंडेबल है 5 साल तक के लिए, कि आप 1 साल में बाहर निकलना चाहें 1 साल में निकल जाइए, 2 साल में, 3 साल में, या 5 साल में। 5 साल में बाहर जाना ही पड़ेगा। और यहाँ भी सिर्फ 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है, और पेंशन सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो 19 साल की नौकरी पूरी करते हैं सेना में, यानी जो रेगुलर रिक्रूटमेंट में आते हैं उन्हें, सिर्फ उन्हें ही। चौथा देश देखिए, रूस। सामरिक रूप से बड़ा सक्षम देश है, अभी यूक्रेन से उसका युद्ध चल रहा है। यहाँ भर्ती का जो नियम है वो अनिवार्य भर्ती और कॉन्ट्रैक्ट रिक्रूटमेंट दोनों है, हाइब्रिड सिस्टम है। यहाँ पर 1 साल की ट्रेनिंग दी जाती है और 1 साल की नौकरी होती है, सिर्फ 1 साल की नौकरी। उसके बाद आपका नाम रिजर्व की सूची में डाल दिया जाता है कि जब भी देश को, सेना को ज़रूरत पड़ेगी आपको आना पड़ेगा। कोई पेंशन नहीं मिलती, सिर्फ वही सुविधाएं मिलती हैं जो दूसरे देशों में है, कि आपको नौकरी में प्राथमिकता मिलती है, कर्ज लेना चाहें तो सस्ते ब्याज पर आपको कर्ज मिल जाता है। इसके अलावा और कोई सुविधा नहीं मिलती। लेकिन एक 5वें देश की भी बात कर लें, जिसकी मिलिट्री, जिसकी आर्मी, जिसके लोगों का राष्ट्रभक्ति का जज्बा, ये सब जिसकी दुनिया भर में चर्चा है और दुनिया भर लोहा मानता है, वो है इज़राइल। यहाँ जो नियम अनिवार्य भर्ती का नियम है, सबको, सारे यूथ को जो है वो सेना में भर्ती होना ही है। तो यहाँ जो नियम है, लड़कियों के लिए 24 महीने और लड़कों के लिए 32 महीने, 4 साल भी नहीं। यहाँ तो 48 महीने हैं। और यहाँ थोड़ा सा नियम थोड़ा सा अलग है। इनमें यहाँ पर
जो भारत में 25% रेगुलर रिक्रूटमेंट में लिए जा रहे हैं इन अग्निवीरों में से, वहाँ 25% नहीं, वहाँ 10% को 7 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर लिया जाता है और उनको कोई पेंशन नहीं दी जाती। वहाँ पेंशन का नियम जो है उसके हिसाब से कम 12 साल रेगुलर आर्मी में अगर आपने सेना में अगर आपने काम किया है तब आप पेंशन के हकदार होते हैं। ये 1 साल 2 साल वाले या फिर ये 7 साल वाले भी नहीं होते हैं। अब भारत की स्थिति देखिए, एक आलोचना ये हो रही, देखिए किस किस तरह की आलोचनाएं हो रही हैं, केवल इसलिए कि इस सरकार ने ये कदम उठाया है, इतना बड़ा कदम उठाया, बहुत क्रांतिकारी कदम है। मैं कह रहा हूँ आज आपको लग सकता है कि नरेंद्र मोदी और इस सरकार की तारीफ़ करने के लिए, बचाव करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आपको आज से 2, 3, 4 साल में ही इस बात का एहसास होगा कि कितना बड़ा कदम है, कितना बड़ा परिवर्तनकारी कदम है। भारत में भी सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है। जब इसकी शुरुआत हुई थी तो केवल 5 साल के लिए था, फिर रिव्यू किया गया, कुछ समय तक चला, उसके बाद ये हुआ कि इसको बढ़ाकर 10 साल कर दिया जाए। अब 10 साल के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन में जो लोग आते हैं 10 साल नौकरी करते हैं, उसके बाद अगर टेस्ट में पास होते हैं तो आगे जाते हैं, नहीं तो वो सब लोग रिटायर कर दिए जाते हैं और उनको पेंशन नहीं मिलती है, तो वो कम राष्ट्रभक्त हो जाते हैं। एक हल्ला ये मचाया जा रहा है कि 4 साल में आप आर्मी की ट्रेनिंग दे देंगे, आप हथियारों की ट्रेनिंग दे देंगे, उसके बाद वो निकलेंगे, मर्सनरी बन जाएंगे, आतंकवादी बन जाएंगे, माफिया गुंडे बन जाएंगे। तो ये शॉर्ट सर्विस कमीशन से निकले हुए लोग क्या माफिया, मर्सनरी और आतंकवादी बन गए? या दूसरे देशों में जो 1 साल या 2 साल की ट्रेनिंग लेकर निकलते हैं वो माफिया बन जाते हैं, वो मर्सनरी बन जाते हैं? इतना बकवास किस्म का तर्क दिया जा रहा है इस स्कीम के खिलाफ, जिसको आप सिर्फ कुतर्क कह सकते हैं, विरोध के लिए विरोध। एक बात हम सब लोगों को समझ लेनी चाहिए, पूरी दुनिया की, आज सोशल मीडिया ने सबके लिए आसान कर दिया है। दुनिया के किसी भी देश के बारे में, देशों के बारे में आप आसानी से जानकारी हासिल कर सकते हैं। दुनिया भर की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनमें मैन पावर घटाई जा रही है। क्यों घटाई जा रही है? ऐसा नहीं कि युद्ध की संभावना, आशंका खत्म हो गई है, इसलिए घटाई जा रही है कि जो आगे भविष्य में युद्ध जो होने की आशंका है, जो हो सकते हैं, उनमें मैन पावर की कम ज़रूरत होगी, टेक्नोलॉजी की ज़्यादा होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होगा, ड्रोन टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होगा। इस तरह की टेक्नोलॉजी का जो मानव रहित हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होगा। इसलिए जिस देश को अपनी सेना को सशक्त बनाना है वो इस ओर कदम बढ़ाएगा, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन की ओर। मैन पावर कम करेगा और जो एवरेज एज है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, उसके हिसाब से होना चाहिए। हमारे यहाँ एवरेज एज जो है हमारी सेनाओं में 35 की है, 35 वर्ष की है। ये जो अग्निवीर अग्निपथ की योजना है, इसके लागू होने के बाद वो घटकर 25 पर आ जाएगी। और सेना ने जो ये प्रोग्राम इसको बनाया है उसमें इस बात का ध्यान रखा है कि जब रिक्रूटमेंट बढ़ता जाएगा अग्निवीरों का, तो उसके बाद स्थिति ये रहे कि 50% युवा, 50% अनुभवी लोग होंगे। ऐसा नहीं है कि अनुभवी लोग नहीं होंगे। और रिक्रूटमेंट का, अधिकारियों के रिक्रूटमेंट का जो अलग अलग एजेंसीज़ हैं जो रिक्रूट करती हैं, उसका सिलसिला उसी तरह से पहले की तरह जारी रहेगा। ये सिर्फ जवानों की भर्ती का है मामला। अब मैं जो समझता हूँ कि सरकार ये क्यों कर रही है, सरकार के सामने विकल्प था, उसको रिक्रूटमेंट घटाना था। देखिए एक जो है, पहले बता दूँ कि शिकायत जायज़ थी। कोरोना के कारण 2 साल से रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा था, तो जो बच्चे तैयारी कर रहे थे, रनिंग में एक स्टेज पार कर गए, वो मेडिकल पार कर गए, तो उनमें से बहुत से लोगों को उम्मीद थी कि अब हमारी भर्ती भी हो सकती है, हमारा सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन 2 साल भर्ती नहीं होने की वजह से वो एज बार हो गया, वो 21 साल वाले 23 साल में पहुंच गए। तो सरकार ने इसीलिए वन टाइम ये एक्सेप्शन किया है कि इस बार पहली भर्ती में 23 साल की उम्र तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो वो शिकायत दूर हो गई। अब आप देखिए कि इस स्कीम का सरकार आसानी से ये कर सकती थी कि रिक्रूटमेंट घटाने पर कोई समस्या नहीं थी। वो जो 12,500 यानी 2 बार भर्ती होगी तो 25,000 लोगों को लेगी,
वो 25,000 का रिक्रूटमेंट जैसे पहले रिक्रूटमेंट का प्रोसेस था उसी तरह से कर सकती थी। फिर ये 37,500 कहाँ जाते? फिर इनके लिए तो कोई रास्ता नहीं था। तो सरकार ने ये मुसीबत क्यों मोल ली? क्यों ये हल्ला हंगामा कराया? सरकार अपना रिक्रूटमेंट जिस 2 साल से नहीं हो रहा है तो कोई हल्ला हंगामा नहीं हुआ। रिक्रूटमेंट अगर जो है जो 40,000 हर साल होता है उसकी बजाय 25-30,000 कर देती तो कोई समस्या नहीं थी। असल में एक मानसिकता इस देश के युवाओं की बना दी गई है कि नौकरी वो है जिसमें पेंशन मिले। एक बार हम सिलेक्ट हो जाएं, नौकरी में जाएं और निकलें तो पेंशन लेकर निकलें। ये मानसिकता कोई भी बदलाव होने नहीं दे रही। ये मानसिकता जो है वो देश के विकास के रास्ते में बाधक बन रही है। ये समाज के विकास के रास्ते में भी बाधक बन रही है। अब मैंने आपसे कहा कि सरकार ने फिर ये किया क्यों? ये मुसीबत क्यों मोल ली? हमको आपको ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं, जो आगजनी हो रही है, उसको देखकर लगेगा कि शायद सरकार ने नासमझी में ये किया। सरकार ने बहुत सोच समझकर सारे स्टेक होल्डर्स से बातचीत करके लंबे समय से इस पर डिस्कस करके, जब जनरल विपिन रावत सीडीएस थे तब से इस योजना पर काम चल रहा है, अब इसको लागू करने का फैसला हुआ है। तो सरकार ऐसा क्यों कर रही है? ज़रा वास्तविकता का भी आपको अंदाज़ा होना चाहिए, उसका भी एहसास होना चाहिए। हमारे देश की जो यूथ पावर है उनमें से ज़्यादातर, अधिकांश, अब वो परसेंटेज 70-80% तक भी जा सकता है, वो अनएम्प्लॉयबल है। उसको अगर आप नौकरी देना चाहें तो नहीं दे सकते। जिन्होंने ऐसे इंटर पास किया, बीए किया, एमए किया है, पीएचडी किया, पीएचडी करके रिक्शा चला रहे हैं, ये जो इस फॉर्मल एजुकेशन है उसका हाल है। तो उन युवाओं को आप कहाँ नौकरी देंगे? क्योंकि उनके पास कोई स्किल नहीं है। जिसके पास स्किल नहीं है आज के ज़माने में उसको नौकरी नहीं मिल सकती है। तो सरकार ये इतना बड़ा कार्यक्रम चला रही है स्किल डेवलपमेंट का। आप कल्पना कीजिए कि एक इंटर पास, या जो शुरू में मैंने कहा बीए पास मान लीजिए, जो 25 साल, या एमए पास है 24-25 साल की उम्र तक, उसकी स्थिति देखिए, और एक अग्निवीर को साथ में रखिए। किसी कंपनी के सामने अगर एक बीए एमए पास 23-24 साल का युवक जाएगा और एक अग्निवीर जाएगा 22-23-24 साल का, तो वो सिलेक्शन किसका करेंगे? ये आप ज़रा सोच कर देखिए। जो अभिभावक हैं वो भी सोच कर देखें, अपने बच्चों को समझाएं कि ये रास्ता नहीं है, ये ज़िंदगी में आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है, ये अपनी ज़िंदगी को बंद करने का रास्ता है, अपनी ज़िंदगी को अंधेरी गली में ले जाने का रास्ता है। देश में इतनी बड़ी संख्या में स्किल्ड यूथ अगर बाज़ार में होगा तो आप उसके बारे में सोचिए, उसके परिवार के बारे में सोचिए, और देश के बारे में भी तो सोचिए। देश को इतने स्किल्ड लोग एक साथ मिलेंगे, उससे जो विकास की गति बढ़ेगी, उससे जो समाज में ये आक्रोश है, ये गुस्सा है, ये ज़्यादातर ये है कि आपकी आमदनी कम है या आपके पास रोज़गार नहीं है, उसकी वजह से है। तो ये रोज़गार का रास्ता खोला जा रहा है, और रोज़गार का रास्ता जो है भारतीय सेना नहीं हो सकती है। भारतीय सेना कोई एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम नहीं है कि आप आइए और उसमें गारंटी है कि आपको उसके बाद एक बार भर्ती हुए तो आपको पेंशन मिलेगी। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता है। जिनको जो पेंशन के हकदार हैं उनको पेंशन मिलेगी, इसमें से भी जो 25% है उनको पेंशन मिलेगी। तो जो ये अभियान चलाया जा रहा है कि सरकार पेंशन का बिल घटाना चाहती है, पेंशन का बिल घटाने में कोई बुराई नहीं है, कोई गलत काम नहीं है, लेकिन इसका मकसद पेंशन का बिल घटाना नहीं है, इसके मकसद बहुत बड़े हैं। तो उसको केवल पेंशन के बजट में जो है उसके दायरे में बांध कर मत देखिए। अब आप इस बात की भी तो कल्पना कीजिए, सरकार आपके लिए कर क्या रही है? सरकार कह रही है कि हम 4 साल में 30-35-40 लाख रुपए खर्च करेंगे, आपको ट्रेनिंग देंगे, आपको स्किल्ड बनाएंगे, और फिर आपके लिए संभावनाओं के द्वार खोलेंगे। और आप सरकार को ही गाली दे रहे हैं, सरकार का ही विरोध कर रहे हैं। आपसे एक पैसा नहीं मांगा जा रहा है। 4 साल अभिभावकों को, जो पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, अभिभावक हैं, उनको अपने बच्चों की जो अग्निवीर बनेंगे उनके खर्चे की चिंता नहीं है, उनकी जेब खर्च की चिंता नहीं है, उनके रहने खाने के पैसे की चिंता नहीं है। उनको
अग्निवीर बनने के बाद 4 साल बाद जो पैसा मिलेगा वो मुझे नहीं लगता कि वो अगर अग्निवीर न बनते तो अगले 10-15 सालों में भी कमा पाते उतना पैसा। उनके बैंक में एक साथ 15-20 लाख रुपए कभी नहीं होता। आप अपने आसपास के लोगों को देख लीजिए। और ये जो तर्क दिया जा रहा है कि 4 साल बाद फेंक देंगे, क्या करेंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे, क्यों फ्रस्ट्रेट होंगे? सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम के लिए हज़ारों लाखों लड़के जो है तैयारी करते हैं, सेलेक्ट कितने होते हैं? 700, 800, 1000। तो बाकी लोग क्या करते हैं? बाकी लोग डाकू और गुंडे मवाली बन जाते हैं। कोटा में कोचिंग फैक्ट्री है, लाखों लड़के वहाँ जो है कोचिंग लेते हैं, कितने सेलेक्ट होते हैं IIT में, इंजीनियरिंग में? तो उसके बाद वो क्या करते हैं? ये जो आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं या कोटा में इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी करते हैं, उसके बाद आपके पास कोई नई स्किल नहीं होती है। आप कहीं जाकर किसी कंपनी में ये नहीं कह सकते कि हमने सिविल सर्विसेज की तैयारी की थी या इंजीनियरिंग की कोचिंग ली थी, इसलिए हमको वरीयता दीजिए। उसके आधार पर आपको नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप अग्निवीर हैं तो वो सर्टिफिकेट दिखाकर आपको नौकरी मिल सकती है। बल्कि स्पष्ट रूप से कहना चाहें तो आपको नौकरी मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा होगी। और ये तो अभी स्कीम की घोषणा हुई है, शुरू हुई है। जैसे जैसे इवॉल्व करेगी इसके और नए आयाम आएंगे, सरकार और चीज़ें जोड़ेगी। तो शुरू होने से पहले ही उसका विरोध बिना जाने समझे, और जो कुछ हो रहा है ख़ासतौर से बिहार में, मेरा तो मानना है बिहार की सरकार इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। बिहार की सरकार चाहती है कि ऐसा हो। अगर JDU के नेता खुलेआम बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार को ये योजना वापस लेना चाहिए, तो इसका मतलब वो हिंसा का वो समर्थन कर रहे हैं। और जो लोग ये हिंसा कर रहे हैं ये देशभक्त नहीं हो सकते। देश की संपत्ति जलाने वालों को देश की सेना में भर्ती नहीं किया जाना चाहिए। इनकी पहचान होनी चाहिए, इनको ब्लैकलिस्ट किया जाना चाहिए। जिनको सेना में भर्ती होना है वो आपको सड़क पर जो प्रदर्शन हो रहा है इसमें दिखाई नहीं देंगे। केवल कुछ लोगों को छोड़कर, जिनको ये 2 साल का जो उनका एज बार हो गया था 2 साल भर्ती न होने की वजह से, उनमें से जो नाराज़ हैं और सड़क पर हैं उनकी शिकायत जेन्युइन है। उसके अलावा आप चेहरे देख लीजिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह के लोग, कौन लोग इसका विरोध कर रहे हैं, आगजनी में कौन लोग शामिल हैं। इसके पीछे बड़ी भारी साजिश है। कोई भी अच्छा काम न होने पाए, कोई भी रिफॉर्म न होने पाए। देश की सेना में भर्ती क्यों होता है भाई? देश की सेना में भर्ती होती है देश की सुरक्षा के लिए। फिर कह रहा हूँ, ये एम्प्लॉयमेंट गारंटी का प्रोग्राम नहीं है। तो इसलिए जो देश की सुरक्षा के लिए सक्षम है उनका चुनाव होगा और वही सेना में रहेंगे। बाकी लोगों के लिए दूसरे बहुत सारे दरवाजे खुले हैं। तो इसका विरोध करने से पहले, इसकी आलोचना करने से पहले, इस योजना में कमियां हो सकती हैं, उनको सुधारा जा सकता है। जैसे अभी एक एज लिमिट का किया गया, लेकिन उसका पूरी तरह से विरोध करना कि ये बंद कर दी जाए, बंद करके सरकार अगर कहे कि हम 25,000 से ज़्यादा की भर्ती नहीं करेंगे साल में, तो कोई क्या कर लेगा? तो ये सोचिए कि अगर सरकार इन 37,500 जो निकलेंगे, जो अग्निवीर बनकर 4 साल बाद निकलेंगे, इनको ट्रेनिंग न दे, इनको तनख्वाह न दे, इनको 11-12 लाख रुपए लमसम न दे 4 साल बाद, तो ये क्या करेंगे? तो ये कौन सा स्किल लेकर बाज़ार में जाएंगे नौकरी मांगने के लिए? तो वो स्थिति बेहतर है या ये स्थिति बेहतर है? चुनाव आपका है। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।